करिकुलम है क्या चीज? अभी तक आप लोगों ने करिकुलम को एज अ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा होगा, बीएड के अंदर, एमएड के अंदर, या किसी ने एमफिल वगैरह की हो तो उसके अंदर आप लोगों ने करिकुलम पढ़ा होगा एज अ सब्जेक्ट। लेकिन करिकुलम एज अ डॉक्यूमेंट भी है। नाउ मुख्तलिफ एक दो डिफिनीशन में आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, फिर डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे। रफ टाइलर साहब कहते हैं कि करिकुलम इज ऑल ऑफ द अर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज प्लान्ड एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। अब इस डिफिनीशन की तरफ देखें, सो करिकुलम इज ऑल ऑफ द लर्निंग जो स्टूडेंट करता है स्कूल के अंदर या स्कूल से बाहर, लेकिन कंट्रोल्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज। इससे मुराद ये है कि अगर आप होमवर्क बच्चों को देते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। अगर टेक्स्ट बुक्स डेवलप होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। अगर बच्चों से असेसमेंट वगैरह लेते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। अगर कुछ पढ़ाते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज, दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। अगर लेसन प्लान वगैरह डेवलप करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। रिमेंबर वन थिंग कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम्स होते हैं, जिनके अंदर ये जितनी बातें मैंने कह दी, ये सारी की सारी बातें उसके अंदर मौजूद होती है। यानी करिकुलम इंग्लिश के लिए अलग करिकुलम होगा, उर्दू के लिए अलग करिकुलम है, मैथमेटिक्स के लिए अलग करिकुलम है, फिजिक्स के लिए अलग करिकुलम है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट है। अब उस अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज रिटन होती है, जो स्कूल के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन जिसको स्कूल कंट्रोल कर ले। अब एक मिसाल में एक इंग्लिश सब्जेक्ट करिकुलम में आपको दिखा दूं कि जो मैंने बातें की कि इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी होती है, इसमें लेसन प्लान भी होता है, इसमें कंटेंट भी होते हैं, इसमें टेक्स्ट बुक के लिए गाइडलाइंस वगैरह भी होती हैं वगैरह वगैरह। ये किस तरह से लिस्टेड होती है, अगर कल हम तफसीलन उस पर बात करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल। निसार साहब, इंग्लिश करिकुलम इनके सामने डिस्प्ले है सर? जी जी सर, डिस्प्ले है। थैंक यू। जिसका ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए करिकुलम है जो 2006 का है। इसको तफसील से कल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो मैंने बातें की इसको जस्ट समझने के लिए कि ताकि आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और आप सिर्फ डिफिनीशंस पे ना जाएं। अब ये इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए करिकुलम है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम मौजूद है। इसको देखें तो इसके अंदर सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट को देखते हैं। इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है करिकुलम का, एसएलओज कौन कौन से ग्रेड्स के लिए या लर्निंग आउटकम्स या और आमतौर पर हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, तो ये इसमें अंदर लिस्टेड हैं। फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट टेक्स्ट टाइप्स हैं, जो नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है वगैरह वगैरह। इस तरह से क्लासरूम मेथोडोलॉजी के मुताबिक डिटेल में एक चैप्टर मौजूद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ाने किस तरीके से हैं। असेसमेंट के लिए भी गाइडलाइंस मौजूद है कि असेसमेंट किस तरह से करनी है। इसी तरह से अगर टेक्स्ट बुक डेवलप करने हैं तो उनके लिए गाइडलाइंस इसके अंदर मौजूद है। अगर टीचर गाइड्स डेवलप करने हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो उसके अंदर मौजूद है। इस तरह टीचर ट्रेनिंग के लिए भी सारी की सारी डिटेल की चीजें मौजूद हैं। अब यहाँ से आप लोगों को एक पिक्चर आ रहा होगा, बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि जो डिफिनीशन है मार्क टाइलर साहब की कि ऑल द लर्निंग दैट टेक प्लेस इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। सो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग है, टीचर ने पढ़ाना किस तरह से है, पेपर्स किस तरह से सेट करने हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह किस तरह से डेवलप करनी है वगैरह वगैरह, all these things come under curriculum. So curriculum is a document where all these things are available. अब एक और डिफिनीशन जो कि कैसवेल साहब की है और कैम्बल साहब की है, करिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस चिल्ड्रन हैव अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। टीचर उनको जो भी कराता है, टीचर उनको जो भी कराता है, वो सारी की सारी चीजें जब हम मिला लेंगे तो उस सारी की सारी चीजों को क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। अब वो टीचर क्या क्या कराता है? टीचर कंटेंट भी पढ़ाता है, टीचर टेस्ट भी लेता है, टीचर पेपर भी लेता है, टीचर होमवर्क भी देता है, टीचर प्रोजेक्ट्स भी देता है। अब इन सारे की सारी चीजों को जब हम मिला लेंगे तो इनको मुश्तरका तौर पर क्या कहते हैं? करिकुलम कहते हैं। So now I think the picture is clear to you people कि what is curriculum। जिस definition को नहीं मेमोराइज करना बल्कि उनको समझने की भी कोशिश कर लिया करें। So now it's clear to you people कि what is meant by all those activities।
अब 3 मुख्तलिफ किस्म के करिकुलम्स होते हैं। वन इज कॉल्ड टीचर सेंटर और टीचर ओरिएंटेड करिकुलम, द अदर वन इज कॉल्ड स्टूडेंट सेंटर और स्टूडेंट ओरिएंटेड करिकुलम, और तीसरा जो है दैट इज कंटेंट और सब्जेक्ट ओरिएंटेड और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सो बेसिकली 3 types of curriculums are there: teacher centered, student centered और content centered। जो टीचर सेंटर्ड करिकुलम डेवलप होते हैं तो उनके अंदर असल में टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पढ़ाना किस तरीके से है। जो स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम होते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स के लिए टारगेट्स रखे जाते हैं कि आप जब ये कंटेंट सीख लेंगे तो उसके बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। जो कंटेंट ओरिएंटेड या कंटेंट बेस्ड करिकुलम्स होते हैं तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट लिखा होता है कि ये कंटेंट पढ़ा दे, यानी इंग्लिश के अंदर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दें, टेंसेस पढ़ा दें, आप पैराग्राफ राइटिंग पढ़ा दें वगैरह वगैरह। सो जहां पर सिर्फ कंटेंट लिस्टेड हो देन दैट इज कॉल्ड कंटेंट और सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम। जहां पर स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हो कि आप जब ये कंटेंट पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे तो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा वो। और जिस करिकुलम के अंदर टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपने पढ़ाना किस तरीके से, दैट इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड करिकुलम। अब ये बातें मैंने ऑलरेडी कह डाली कि जहां पर टीचर्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हों कि आपने किस तरीके से पढ़ाना है, टीचर्स के लिए टारगेट्स रखे हुए हों, दैट इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड। जहां पर लर्निंग आउटकम्स होते हैं या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं सो दैट इज स्टूडेंट सेंटर्ड। और जहां पर कंटेंट्स होते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट सेंटर्ड। मेन फोकस टीचर सेंटर्ड का ये है कि हाउ टू टीच, दैट इज द मेन फोकस। स्टूडेंट सेंटर्ड में मेन फोकस किस चीज पे होती है, किस बात पे होती है कि स्टूडेंट को किस काबिल बनाना है, स्टूडेंट में कौन सी कैपेसिटी डेवलप करनी है। जबकि कंटेंट सेंटर्ड में मेन फोकस इस पे होता है कि कौन सा कंटेंट है जो हमने पढ़ाना है। इसी तरह से अगर आप एग्जांपल को देखें, एक एग्जांपल में आपको टीचर सेंटर्ड करिकुलम के अंदर जो अल्फाज होते हैं तो उनको देख लेते हैं, जो स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर अल्फाज होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं उनको देख लेते हैं, और फिर कंटेंट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर जो अल्फाज होते हैं। अगर टीचर सेंटर्ड हो तो एक ही कंसेप्ट है जो राइटिंग स्किल से मुतालिक है। आई नीड अटेंशन फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब एक ही कंसेप्ट है, वो है राइटिंग स्किल। यहाँ पर भी राइटिंग स्किल है, यहाँ पर भी राइटिंग स्किल है और यहाँ पर भी राइटिंग है। लेकिन अगर करिकुलम डॉक्यूमेंट डेवलप हो जो टीचर सेंटर्ड होगा तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो इस तरह से लिखी हुई होगी: टू डेवलप स्टूडेंट्स राइटिंग स्किल्स आस्क द स्टूडेंट्स टू राइट अ पैराग्राफ यूजिंग the given words, context और outlines। अब ये इंस्ट्रक्शंस टीचर्स के लिए हैं। अगर यही कंसेप्ट स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम के अंदर स्टेटेड हो तो वहां पे लिखा हुआ होगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट एन एसे यूजिंग द गिवन वर्ड्स, कंटेक्स्ट और outlines। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। ऑल ऑफ यू आर वर्किंग टीचर्स, जो 2006 का करिकुलम है उसके अंदर यही अल्फाज लिखे हुए हैं इस सिलेबस के कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस थिंग। So students will be able to write an essay using the given words, context, outlines। लेकिन अगर यही कंसेप्ट कंटेंट बेस्ड करिकुलम के अंदर हो तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि ग्रामर, वोकेबलरी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप ऑफ पैराग्राफ, आगे कुछ भी नहीं लिखा गया कि इसको पढ़ाकर बच्चा किस काबिल हो जाएगा या इस कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए टीचर को कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करना है। So now I think the difference is clear to you people के टीचर सेंटर्ड जब हम कहेंगे तो उससे क्या मुराद होगी, जब स्टूडेंट सेंटर्ड हम कहेंगे तो उससे क्या मुराद होगी, और जो कंटेंट सेंटर्ड होंगे तो उससे क्या मुराद होगी। रिमेंबर वन थिंग कि पाकिस्तान का जो अभी का करिकुलम है इसको वो कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग आउटकम्स रखे गए हैं। जबकि इससे पहले वाला जो 2002 वाला करिकुलम था तो उसके अंदर टीचर सेंटर्ड या टीचर ओरिएंटेड कंटेंट से जहां पर टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। नाउ चाहे टीचर सेंटर्ड हो, चाहे स्टूडेंट सेंटर्ड हो और चाहे कंटेंट सेंटर्ड हो, हर एक के 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं। रिपीटिंग, चाहे टीचर सेंटर्ड हो, चाहे स्टूडेंट सेंटर्ड हो और चाहे कंटेंट सेंटर्ड हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज रिटन फॉर्म में मिले।
करिकुलम का वो हिस्सा जो रिटन फॉर्म के में मौजूद हो, तो इस पार्ट को कहते हैं एक्सप्लिसिट रिटन और ओवर्ट करिकुलम। करिकुलम का वो हिस्सा जो कि रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं होता, लेकिन स्कूल अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू द अदर स्कूल्स। दैट पार्ट ऑफ द करिकुलम इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, हिडन और कवर्ट करिकुलम। आई रिक्वेस्ट कि जब मैं बातें कर रहा हूं तो आप लोग इन कंटेंट्स को ना रीड कर लिया करें, क्योंकि फिर आप अपने जहन के अंदर खाके बनाएंगे और मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा फिर आपको उसकी समझ नहीं आएगी। सो इट इज रिक्वेस्टेड कि आप हरगिज़ इसको रीड ना करें, ये वीडियोस आपको वैसे भी मिलेंगी। अच्छा, करिकुलम का वो हिस्सा जो कि हम छोड़ देते हैं, मिसाल के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में कुछ कंटेंट्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम गैर जरूरी समझते हैं या गैर अहम समझते हैं या जिनको ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो उनको हम नहीं पढ़ाते। तो वो हिस्सा जिनको हम नहीं पढ़ाते तो उसको नल करिकुलम कहते हैं। जो एक्स्ट्रा करिकुलम है या को करिकुलर एक्टिविटीज का लफ्ज आपने सुना होगा, जो गेम्स वगैरह होती हैं, डिबेट्स वगैरह होती हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशंस वगैरह होती हैं, दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो रफ टाइगर की भी हमने डेफिनेशन देखी। सो उस पोर्शन को कहा जाता है एक्स्ट्रा करिकुलम। नाउ लेट्स लुक एट इट वंस अगेन। जो रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपके पास करिकुलम होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट रिटन और ओवर्ट करिकुलम। जो नेशनल करिकुलम 2006 है, सो वो रिटन फॉर्म में एसएलओज उसके अंदर मौजूद हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज अभी मैंने आपको दिखा दी उसके अंदर मौजूद हैं। सो वो हिस्सा जो रिटन फॉर्म में हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट रिटन और ओवर्ट करिकुलम। अब ये हिडन करिकुलम और इम्प्लिसिट और कवर्ड करिकुलम में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सी चीज, छुपी हुई बातें कौन सी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चों की निस्बत ज्यादा सोशल होते हैं या ज्यादा काबिल होते हैं, या उनके टीचर्स ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, या उनको ज्यादा मेथोडोलॉजीज वगैरह के मुतालिक इल्म होता है, या कुछ नॉर्म्स वगैरह हम स्कूल के अंदर सेट कर देते हैं, या टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह दे देते हैं, या स्टूडेंट्स के लिए कुछ वर्कशॉप्स वगैरह रखते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है वगैरह वगैरह। अब ये सारी की सारी जो चीज मैं बता रहा हूँ, नॉर्म सेट करना, टीचर्स को ट्रेनिंग वगैरह देना, स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन सेशन रखना कि वो पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, या स्टूडेंट्स की सोशल लर्निंग के लिए हम कोई एक्टिविटीज वगैरह कराते हैं। सो वो करिकुलम के अंदर रिटन नहीं होती, बल्कि हर एक स्कूल टू स्कूल इट वेरीज। सो वो चीजें जो कि अदर देन रिटन फॉर्म में होती हैं, दैट इज कॉल्ड हिडन करिकुलम। और नल करिकुलम इज क्लियर टू यू पीपल कि इस रिटन करिकुलम का वो हिस्सा जिसको हम छोड़ देते हैं, गैर जरूरी समझते हैं या ऑलरेडी हम कवर कर चुके होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ कंटेंट वगैरह, दैट इज कॉल्ड द नल करिकुलम। और एक्स्ट्रा करिकुलम जो डिबेट्स वगैरह, स्पोर्ट्स कंपटीशंस वगैरह हम कराते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज। You may be a bit confused about the implicit, hidden and extracurricular activities. Extracurricular activities या co-curricular activities, sports, debates, quiz वगैरह, ये डायरेक्टली उनको सोशल वगैरह बनाने के लिए नहीं की जाती या स्कूल के सिस्टम को डेवलप करने के लिए नहीं की जाती। That's why they are called co-curricular activities. They directly don't help. लेकिन these things जो नॉर्म्स वगैरह रखते हैं स्कूल के अंदर, नॉर्म्स, क्लासरूम के नॉर्म्स जो रखते हैं या टीचर ट्रेनिंग्स वगैरह, दे डायरेक्टली have an effect upon the teacher learning process. So that's why that is called implicit or hidden curriculum. So don't be confused or don't mix these two together.